आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मथुरा के थाना यमुनापार क्षेत्र के गांव ढेरुआ में 8 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी बनवारी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या आरोपी फरार हो गया। पुलिस की मुठभेड़ थाना कोसीकला के कोटवन चौकी क्षेत्र में रेल लाइन किनारे जंगलों में हुई। पुलिस ने बदमाश से एक पिस्टल भी बरामद की है। वहीं मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए मथुरा पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा समेत कई शहरों में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या में शामिल वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 के इनाम को घोषित करने के साथ ही पोस्टर चस्पा किए थे, जिसके साथ ही पुलिस की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। 2020 को जनपद मथुरा के थाना यमुनापार में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त बनवारी, उसका नाम प्रकाश में आया था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था। लगातार इसकी तलाश के लिए हमारी कई टीम इस पूरे क्षेत्र में और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी तलाश भी कर रही थी। पोस्टर्स भी छपवाए गए थे, विभिन्न लोगों से जानकारियां भी की जाई थी। आज ये जानकारी मिली थी कि हमारा जो अभियुक्त है उस मुकदमे का, वो इस क्षेत्र में उसकी मूवमेंट है। लगातार पुलिस पार्टी उसका पीछा कर रही थी। जो दूसरी पुलिस पार्टी है वो भी अपोजिट साइड से पीछा कर रही थी। दोनों अपने आप को झटका पाते हुए तो उसके द्वारा कच्चे में अपना मोटरसाइकिल उतारा गया। वहाँ पे गिरने के बाद उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा उसको वार्न भी किया गया, परंतु आत्मरक्षा में जब पुलिस ने उसको फायर किया तो उसके पैर में मुचले भी हैं। अब उसको हिरासत में लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन से पैर में गोली लगी? देखिए, ये हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया है। डॉक्टर द्वारा जो भी उसमें मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो चीज़ आएगी वो। सर, कितने समय घटना हुई सर? ये देखिए, जो घटना हुई थी वो 31 तारीख को हुई थी। अभी थोड़ा टाइम पहले ये सूचना आई कि उसके साथ जो वृंदावन में विगत कुछ दिनों पूर्व वृंदावन मार्ट मार्ग पर सड़क हादसे में कार और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य की तत्काल ही मृत्यु हो गई। साथ ही परिवार के सदस्य की घायल बेटी का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। कार द्वारा हुए इस हादसे में शिकार परिवार के सदस्यों के शव को लेकर गुस्साई ग्रामीणों ने वृंदावन पानी गांव मार्ग भी जाम किया था और विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की थी, जिसको लेकर मंगलवार को परिजन के घर पहुंचे उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील बलहारा ने परिजनों के घर मुलाकात की और कहा कि जिस विभाग में मृतकों का रजिस्ट्रेशन होगा उसी के तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सुनील बलहारा ने बताया कि 3 श्रमिकों की मृत्यु होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी और ऐसे परिवार के जिस परिवार में कोई बचा नहीं, अब उसमें एक छोटी बच्ची है, उसकी भी पैर डैमेज हो गई है, पूरी तरीके से कटी गई है बिल्कुल। तो वो दर्दनाक घटना जो है वो पूरा एकदम भावुकतापूर्ण है और उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी के नाते तो ये मन में भाव उस दिन था कि पहले उस परिवार से एक बार जाकर के उनके दुख दर्द में जाऊं और जो सरकार की तरफ से जो भी हमारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन के लिए, उनको सहयोग के लिए, उन परिवारों के कल्याण के लिए, इसलिए मैं आज इस कारण से यहाँ आना हुआ है। परिवार में भी पहुँचेंगे हम लोग और जाकर के उन परिवार का दुख दर्द और उनके दुख में शामिल होंगे। ये केवल एक कार्यक्रम था। आर्थिक सहायता में जो हमारे विभाग का है, अगर वो कारखानों में काम करने वाले होंगे तो उनको हम 25,000 रुपये मृतकाश्री के और 10,000 रुपये अंत्येष्टि योजना, और अगर वो हमारे BOCW बोर्ड के अंतर्गत उनका पंजीयन भवन निर्माण में होगा तो हम उनको 5 लाख रुपये अपनी तरफ से पर श्रमिकों को देंगे। इसलिए अब उनको जाकर के हम देखेंगे। हमने अपने लेबर ऑफिसर और वहाँ के जो हमारे उप श्रम कल्याण के जो यहाँ के आयुक्त हैं वो भी आ रहे हैं, तो अभी उनके साथ में इस पर विचार विमर्श हो रहा है। जिनके आवास जो पक्के नहीं बन पाए हैं उनको आवास देने के जो काम किया जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति जो आवास पक्का नहीं था उसके द्वारा जो है प्रधान के द्वारा कहा भी गया, लेकिन इसका आवास नहीं बना। क्या कर रहा है? 4 साल तक आवास नहीं बन पाया। इसमें बहुत पारदर्शिता की योजना है। ये प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, दोनों में एक शहरी में हम 2.5 लाख रुपए दे रही है हमारी भारत सरकार, और जो ग्रामीण में है उसमें 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, जिनके नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा नगर की साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई वादे किए जाते हैं, साथ ही कई योजनाओं का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन यह भी हवा में उड़ते परिंदे की तरह ही नजर आते हैं। धरातल पर कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता। इसी श्रृंखला के चलते मंगलवार को वृंदावन नगर में हुई 1 घंटे की बरसात में नगर को जलमग्न कर दिया, जिसमें नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा और नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि नगर निगम द्वारा साफ सफाई तो की जाती है, लेकिन नालियों की सफाई ठीक प्रकार से ना होने के कारण नगर के विभिन्न जगह में जल भराव देखने को मिलता है, जिसके चलते नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झांसी में 8 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक पेड़ पर लटकी मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने रहस्य से पर्दा उठा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने आज पुलिस लाइन में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 31 अगस्त को बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानपुर में एक 45 वर्षीय महिला का शव खेत पर पेड़ से लटका मिला था। मृतक की पहचान शरबती पत्नी ब्रजलाल राजपूत के रूप में हुई। इस मामले में ब्रजलाल ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि आपसी विवाद के बाद उसकी पत्नी घर से निकल गई और रामदास राजपूत के खेत में जाकर अपनी पहनी हुई साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शरबती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी कि तभी गांव के चौकीदार जमुना प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी कि शरबती की उसी के पति ने हत्या की है। सूचना पर पुलिस ने छानबीन की तो पूरा मामला उजागर हो गया। एसएसपी ने बताया कि ब्रजलाल से कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने पुत्र प्रशांत राजपूत के साथ मिलकर पत्नी शरबती की गला दबाकर हत्या कर दी तथा मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को रात्रि के समय घर से ले जाकर रामदास राजपूत के खेत पर पेड़ में साड़ी बांध कर लटका दिया था। ब्रजलाल ने पुलिस को जो कहानी बताई उसके अनुसार मृतका शरबती के चचेरे भाई शिरोमणि की पत्नी पूजा पति से झगड़ा होने के बाद शरबती के घर पर आ गई थी। शिरोमणि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए शरबती के घर जा पहुंचा और पूजा के बारे में पूछताछ की तो ब्रजलाल ने यह कहकर उसे चलता कर दिया कि पूजा यहाँ नहीं है। इस बात पर शरबती ने आपत्ति जताई तो ब्रजलाल ने उसके साथ मारपीट की और अपने पुत्र प्रशांत के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। छानबीन के दौरान पता चला कि प्रशांत ने अपने पिता का साथ इसलिए दिया क्योंकि पूजा के उसके घर पर रहते उसके अवैध संबंध हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये थाना बबीना में कुछ दिन पहले एक शरबती पत्नी ब्रजलाल नाम की जो महिला का शव पेड़ में लटकता हुआ मिला। आत्महत्या के रूप दिया गया था। उनके पति ब्रजलाल के द्वारा थाने पे उपस्थित होकर ये भी कहा गया है कि पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर दी गई और 1 दिन पहले घर से चली गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबा के हत्या करने की बात सामने आई है। इसी क्रम में मुकदमा 302 में मुकदमा APC दर्ज हुआ है PS बबीना में। पूछताछ के दौरान ये बात पता चला कि किसी बात को लेके कि उनके घर में ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया था। फिर उसके बाद उसी हीट ऑफ द मोमेंट में पति ने पत्नी के गला दबा के मर्डर किया है एवं बॉडी उस रात घर पे ही छुपा दिया है। उस समय जब ये घटना हो रहा था उसके लड़का भी मौजूद था। रात में ये लोग अपने घर से ले जाके बॉडी को वहाँ उन्हीं पहना हुआ साड़ी में ही फंदा बना के उसमें लटका दिया। अगले दिन जाके थाने में सुसाइड की ड्रामा किया है। पूछताछ में दोनों इनके पिता पुत्र के द्वारा ये घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मियानगी में लगातार गांव की गलियों में तालाबों से निकलने वाला पानी जमा रहता है। इसकी निकासी कराने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य ग्रामीण निवासी आज सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिलने आए तथा ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 3-4 वर्षों से गांव की गलियों में तालाबों का दूषित पानी जमा है, जिसके कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है तथा कोविड-19 की महामारी भी फैल रही है।
गांव के तालाबों के बीच एक खरंजा बना हुआ है जिस पर पुलिया बनी हुई है। पुलिया के नीचे से ही पानी की निकासी होती है, जिस पर कुछ दबंग लोगों ने पुलिया बंद करके कब्जा कर मकान बना लिया है, जिसके कारण निकासी नहीं हो पा रही और तालाब का पानी गांव की गलियों में जमा हो रहा है। तालाबों को साफ सफाई व खुदाई एवं मरम्मत की जरूरत है। हमारी यह मांग है कि तालाबों पर दबंगों द्वारा कब्जा मुक्त कराया जाए तथा तालाबों की साफ सफाई व मरम्मत तथा तालाबों की सीमाएं निर्धारित की जाए। इसी समस्या को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के पास आई ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं। में लगभग जो है 6-7 सालों से बराबर पानी भरा गया। हम जो है ऐसे अमन पसंद लोग हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन हमने जो है हर प्रयास करने के बावजूद सरकार को अवगत कराई स्थिति। वहाँ टीम गई, लेकिन टीम भी जो है 1-8 दिन काम करती है, फिर उसके बाद जो है उस कार्य को अवरुद्ध कर दे। लेकिन मेन समस्या यह है कि हमारे नाला की व्यवस्था कर दी जाए तो गांव की सफाई हो जाए, गांव के तालाबों की सफाई हो जाए और उनकी खुदाई हो जाए और सीमा बंदी हो जाए, ताकि तालाबों पर आगे जो है अवरुद्ध जो होने का कार्यक्रम रुक जाए। सहारनपुर नगर कोतवाली के मोहल्ला न्यू गोपाल नगर की ढमोला नदी में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मौके पर नगर कोतवाली पुलिस व दमकल विभाग के कर्मचारी व क्षेत्रीय समाजसेवियों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उक्त युवक न्यू गोपाल नगर की गली से भागता हुआ ढमोला की ओर जा रहा था। भागते भागते युवक ढमोला में चला गया। वहीं ढमोला में डूबने से उक्त युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि यह एक दुखद घटना है। कल देर रात एक मृतक युवक के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई थी। बाद में मृतक युवक की जेब से एक पर्चा मिलने के बाद पता चला कि वह सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का निवासी है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। मृतक युवक सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में किसी दुकान पर कार्य करता था। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जाँच में जुटी है। हाँ देखिए, ये कल शाम की बात है। बड़ी दुखद घटना हुई है कि एक व्यक्ति ढमोला नदी में, ये गोपाल नगर के पास में नुमाइश कैंप क्षेत्र में उसके डूबने की सूचना मिली और शुरू में तो उसकी पहचान भी नहीं पाई कि कौन व्यक्ति था। पुलिस ने तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो हमारे पास में जो प्राइवेट गोताखोरों से संपर्क किया और साथ ही साथ हमारी फायर सर्विस के जो गोताखोरों की टीम थी, उन्होंने जाकर के सबके मिले जुले प्रयास से जो है उसको बाहर निकाला गया, लेकिन उसका शव मिला है। और रात्रि में उसकी पहचान का प्रयास किया गया। रात्रि में उस समय तत्काल तो पहचान नहीं हो पाई। बाद में जब आसपास के थानों में जानकारी करी गई है और उसके पास में कुछ एक कागज़ मिला था उसकी जेब में, उससे फ़ोन नंबर पर फ़ोन पर बात करी गई तो जानकारी हुई कि गागलहेड़ी का रहने वाला 20 वर्षीय युवक है, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में गत्ता फैक्ट्री में काम करता है। सर, क्या युवक ने कुछ जान के छलांग लगाई है या गलती से? देखिए, ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी इसमें पंचायतनामा भरा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो है मृत्यु के जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में कुछ कहना संभव होगा। आसपास के लोगों से जो जानकारी करी गई है उसमें मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, तमाम लोगों ने बताया, तो इसलिए अभी उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। थोड़ी सी देर बाद ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी सरकार के आदेश पर की जा रही है, जबकि इसके लिए बच्चे पर स्मार्टफोन अथवा लैपटॉप, कंप्यूटर व नेट की अनिवार्यता जरूरी है। लेकिन यह सवाल उठता है कि जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो क्या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा पाएंगे? कोरोना महामारी के बाद हुए लॉकडाउन ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई को बिल्कुल ठप कर दिया, जबकि यहाँ बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन क्लास का सहारा लिया गया। लेकिन देहात क्षेत्र में अभी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही। इसी बात की हकीकत जानने के लिए जब हम ब्लॉक लोधा के ग्राम भकरौला पहुंचे, जहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई से पहले स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को किताबें बांटते हुए नजर आई, परंतु यह खुशी उन्हीं बच्चों के चेहरे पर थी जिनके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल थे। आपको बता दें कि गांव देहात में एंड्रॉयड मोबाइल होना भी आज के वक्त में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जबकि कुछ गांव में इंटरनेट की भी बड़ी परेशानियां रहती हैं और कुछ ग्रामीण लोगों पर मोबाइल ही नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इधर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल बीडी शर्मा कहते हैं कि गांव में आबादी के हिसाब से लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल की कमी है, जबकि इससे बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, पर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन्हें हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जिनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है वे लोग साथ ही पड़ोस के लोगों से मदद लें और बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं
वो बहुत कम है, लेकिन जो भी उपलब्ध उपाय है उनको हम बच्चों को दे रहे हैं। और रोज़ाना ऑनलाइन बच्चों को काम दिया जा रहा है। खेद इस बात का है कि देहात में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल नंबर नहीं है, और कुछ लोगों के पास है भी तो आज चार्ज नहीं है या आज रिचार्ज नहीं है। ये सारी समस्याएं रहती हैं। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को काम दिया जा रहा है वो बच्चे काम कुछ कर भी रहे हैं। हमने कभी कभी बीच में बच्चों से चेकिंग भी की है। बच्चों से ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग इन बुक्स के किताबों के माध्यम से अपनी कोर्स जो दिया जा रहा है आपको उसको करें, पूरा करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो संबंधित अध्यापक से, विषय संबंधित अध्यापक से आप उसके बारे में फ़ोन करके या ऑनलाइन पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो इसके लिए हम हर समय यहाँ तैयार बैठे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को फीस के नाम पर नोटिस थमा दिया गया है। उसका विरोध करते हुए छात्रों ने कहा है कि उनसे सिर्फ ट्यूशन की फीस ली जाए और वह किसी भी फीस देने में असमर्थ हैं। इन मांगों को लेकर एएमयू के छात्रों ने एक ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब छात्रों को फीस जमा करने के नाम पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पूरी फीस एक बार में ही मांगी गई है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। इस बात को लेकर छात्रों ने आज बाबे सैयद पर एकत्रित हुए। उनका कहना है कि जब क्लासेस ही नहीं चल रही तो उनसे केवल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं ली जाए। इस कोरोना काल में छात्रों के पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, कारोबार बर्बाद है, लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिए। अपनी परेशानियों को बताते हुए छात्रों ने कहा कि उन्होंने अमूवी प्रशासन को कई मेल भी कर दिए हैं, जिस पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हम लोग का सिंपल सा मुद्दा ये है कि फ़ीस जो है हमारी ट्यूशन फ़ीस ली जाए। उसके अलावा जितने भी हम पे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी का और लाइट वाइट का और हॉस्टल्स चार्ज जो लगते हैं वो सब रिमूव करे जाएं। खाली जो हमसे ली जाए वो ट्यूशन फ़ीस ली जाए, जो हमें हमारा अधिकार है। और एआईसीटी की तरफ से भी नोटिस आया है कि जब जिस चीज़ की हमें सुविधा नहीं मिल रही है तो उस चीज़ का हम चार्ज क्यों करें। आप देख सकते हैं कि पिछला सेमेस्टर जो होता है हमारा, उसमें भी हम लोगों ने क्लासेस नहीं करी। एग्ज़ाम फ़ीस जो होती थी हमारी, एग्ज़ाम भी हमारे जो है हुए नहीं हैं, तो उस चीज़ की फ़ीस कैसे ले रहे हैं ये लोग। सिंपल सा मुद्दा हम लोग का ये है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक सवाल है कि आप हमारी फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस लें, और वो भी इंस्टॉलमेंट में लें, क्योंकि ये पैंडमिक का माहौल है। तो इस वक्त तो आप वन टाइम पेमेंट मांग रहे हैं ये लोग, और वन टाइम पेमेंट हम लोग की यही डिमांड है कि ट्यूशन फ़ीस ली जाए और इंस्टॉलमेंट में ली जाए। वो भी वाइस चांसलर से भी मिलने की डिमांड है आपकी? हमारी वाइस चांसलर साहब से मिलने की कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी फ़ीस जो है, सिंपल हमारा मुद्दा ये है कि फ़ीस कोई भी कम कराए, रजिस्ट्रार साहब कराएं या वीसी साहब कराएं, ये कम करें, ट्यूशन फ़ीस में ली जाए। क्योंकि एआईसीटी की तरफ से भी नोटिस आया है, तो ये लोग ले कैसे रहे हैं फिर फीस हम लोग। अलीगढ़ में देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पकड़े गए बदमाश पेशेवर लुटेरे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात थाना क्वासी क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। वहीं एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक आते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए मंजूरगढ़ी के जंगलों की ओर भाग गए। वहीं पुलिस ने फायरिंग कर बदमाशों की घेराबंदी की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए। वहीं एक बदमाश भाग निकला। देर रात कामिंग में भागने वाले बदमाश फहीम को दबोच लिया गया। सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी अनिल समानिया के अनुसार पकड़े गए बदमाश लूट की योजना को अंजाम देने जा रहे थे। घायल बदमाश की पहचान चाहत व इमरान के रूप में हुई है। सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी के अनुसार पकड़े गए बदमाश पेशेवर लुटेरे व झपट्टा मार है। शहर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। घायल दोनों बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज है। पुलिस विभिन्न थानों में बदमाश के वांछित होने की सूचना मांगी है। लगभग 11 बजे एफएन टावर के पास में क्वासी क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नगला पटवारी की तरफ से एक बाइक पर 3 नौजवान लड़के, जिनके पास अवैध हथियार हैं, आ रहे हैं, जो शहर में लूटपाट करेंगे। इस सूचना पर पुलिस ने सख्ती के साथ चेकिंग की तो सामने से 3 लड़के नौजवान उम्र के एक बाइक पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रोकना चाहा तो उन्हें वापस गाड़ी मोड़कर पुलिस पर फायरिंग शुरू की। करीब 100 मीटर आगे चलकर पीपल के पेड़ से नीचे कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले गए।
और पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिससे 2 बदमाशों को टांग में गोली लग गई, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए मलखान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर कॉम्बिंग जारी थी। अभी SHO क्वारसी ने बताया है कि जो इनका तीसरा साथी खेतों में भाग गया था, उसको भी वहाँ जंगल में अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बदमाश घायल हुए हैं, इन्होंने अपने नाम चाहत उर्फ समीर और दूसरे इमरान उर्फ ठाकुर। चाहत रहने वाला है सासनी गेट थाना क्षेत्र का और इमरान रहने वाला है देहली गेट थाना क्षेत्र का। जो तीसरा इनका साथी फरार हो गया था मौके से, वो अभी वहाँ पकड़ा गया है जंगल में। उसका नाम फहीम, जो जंगल गढ़ी का रहने वाला है। इस प्रकार 2 बदमाश घायल हुए हैं और तीसरा जंगल में भी गिरफ्तार हुआ है। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 3 तमंचे, 1 मोटरसाइकिल, 5 खोखे और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभी जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इन पर लूट, चोरी के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद मथुरा में किसान संबंधी समस्याओं को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय लोक दल के बैनर तले पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए किसान अध्यादेश की निंदा की और इस अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 3 अध्यादेश किसान विरोधी हैं। मोदी सरकार मंडी समिति खत्म करना चाहती है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो अक्टूबर माह में राष्ट्रीय लोक दल धरना प्रदर्शन के साथ बड़े आंदोलन करने को बाध्य होगा।